वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। सरोज जी का अनुमान ठीक ही था। सुमन का ही फ़ोन था। उन्होंने उठकर फ़ोन उठाया, धीरे से ही बोली, ठीक है, मैं सुबह निकल रही हूँ, वहीं बात करेंगे। फ़ोन रखकर टाइम देखा, रात के 12 बज रहे थे। 10 से 12 के बीच 3-4 फ़ोन आ चुके हैं उसके। सरोज जी समझ नहीं पा रही थी क्या करें। इसी बात को लेकर पति राजेश जी से इतनी बहस हो चुकी है, पर वह क्या करें। छोड़ दें पोती दीपा को उसके हाल पर। बहस का मुद्दा ही दीपा थी और राजेश जी की वही पुरानी राय थी, सरोज अब तो बाहर निकलो इन घर गृहस्थी के पचड़ों से। बहुत मर खपली तुम। और अब हमारी यह उम्र भी नहीं रही है कि हम बच्चों की हर छोटी छोटी बातों में अपनी राय दें। और बच्चे अब वे बड़े हो चुके हैं। सरोज जी सोचने लगी, अब कैसे समझाएं कि बात दीपा की शादी की नहीं बल्कि उसके भविष्य की भी है। अभी 12वीं पास की है, 18 की हुई है पिछले महीने। 2 बड़ी बहनें हैं जो इंजीनियरिंग और डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हैं। दीपा तो सबसे छोटी है, फिर उसकी शादी कितनी जल्दी क्यों। सुमन से हुई फ़ोन की लंबी बातचीत के शब्द फिर से सरोज जी के कानों में गूंजने लगे थे। माँ जी, दीपा अब जिद ठानी बैठी है कि उसे अब आगे पढ़ना ही नहीं है और शादी करके ही घर ही बसाना है। तो हम कर ही क्या सकते हैं। आप जानती हो कि पढ़ाई लिखाई में उसका मन लगता ही नहीं है। अभी तो एक ठीक ठाक लड़का मिल रहा है, घर का बिजनेस है उनका, लड़की सुखी रहेगी। अब आप ही बताओ। पहले तो बात सुनते ही गुस्सा हुई थी सरोज जी सुमन पर कि इतनी पढ़ी लिखी होकर भी ऐसी बातें कर रही है। पर आखिर में यही कहा उसने, ठीक है माँ जी, आप ही आकर समझाइए अपनी लाडली पोती को कि कॉलेज में एडमिशन ले ले। जब भी सुमन गुस्से में होती है, दीपा को उनकी लाडली पोती कहकर ही बुलाती है। रात भर सरोज जी सोचती रहीं कि राजेश जी को कैसे मनाएंगी अपने मेरठ जाने के लिए। आशा के विपरीत सुबह कुछ शांत थे राजेश जी। सुबह उठकर सरोज जी को खटपट करते देखकर कह भी दिया था उन्होंने, अपना सामान पैक कर लेना और हाँ, ज़्यादा मत रुकना। दीपा से एक बार कहकर देख लेना, मान जाए तो ठीक है, नहीं तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है यार। अब सरोज जी ने एक राहत की सांस ली। तैयारी तो क्या खास करनी थी, 2-4 जोड़ी कपड़े डाल लिए बैग में, फिर वह बस स्टैंड पहुंच गई। बस में बैठते ही फिर से दीपा का चेहरा सरोज जी की आंखों के सामने घूमने लगा। खिड़की के बाहर झांकते हुए सरोज जी का मन कहीं अतीत में ले जा रहा था उन्हें। सुमन तब अपने बैंक की ट्रेनिंग में थी और सरोज जी उसके पास ही थी। 2-3 महीने बाद पता चला था सुमन को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, तो वह चौंक गई थी और बोली, माँ जी, मैं अभी इस बच्ची को जन्म देने की हालत में नहीं हूँ। एक तो ट्रेनिंग लंबी चलेगी और दूसरे पायल और पलक भी अभी छोटी ही हैं। मेरे लिए तो ये 2 बच्चे ही बहुत हैं। सुमन तब बिना बताए चुपचाप अपनी सोनोग्राफी भी करवा आई थी। फिर बताया, माँ जी, इस बार भी लड़की ही है, मैं तो अब इसे बिल्कुल जन्म नहीं दे सकती। सरोज बुरी तरह चौंक गई थी। क्या कह रही है यह, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी यह भेदभाव। बड़ी मुश्किल से समझाकर सरोज जी ने उसे रोका था। फिर भी एक तरह से अनचाही संतान ही रही दीपा। दीपा को पालने का सारा भार सरोज जी पर ही था। सुमन ने भी उसे सरोज जी की गोद में डाल दिया था, लो संभालो अपनी लाडली पोती को। धीरे धीरे दीपा बड़ी होने लगी। वह सरोज जी को अपनी माँ समझने लगी थी। उनके आगे पीछे साड़ी का पल्ला थापे घूमती पड़ी होकर भी जब स्कूल की लंबी छुट्टियां होती तो वह गाजियाबाद उन्हीं के पास आ जाती। सरोज जी के पास रहकर वह सिलाई बुनाई कुकिंग संगीत में निपुण हो गई थी। पर पता नहीं क्यों पढ़ाई में उसे शुरू से ही रुचि नहीं थी और इसी बात से सुमन से उसका बर्ताव अच्छा नहीं था। फिर वह दिन याद आते ही बस में बैठे बैठे सरोज जी का कलेजा कांप गया था। उन दिनों वह सुमन के पास ही थी। दीपा का हाई स्कूल का रिजल्ट आने वाला था। पता चला कि इस साल भी फेल थी। सुमन का तो पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो उसे डांट कर ऑफिस चली गई, पर फिर दीपा का घर में पता ही नहीं चल रहा था। ढूंढते ढूंढते जब सरोज जी नीचे के कमरे में पहुंची तो सन्न रह गई। एक लंबी साड़ी का फंदा बनाकर पंखे से लटक रही थी दीपा। यह क्या, दौड़कर दीपा को बाहों में जकड़ा था उन्होंने। दीपा बोली, छोड़ दो माँ, मुझे मर जाने दो, मैं हूँ ही इसी लायक। बड़ी मुश्किल से सरोज जी उसे खींचते हुए कमरे से बाहर लाई थी। दिल पूरी तरह धड़क रहा था। हे भगवान, वहाँ पहुँचने में मिनट भर की भी देर हो जाती तो बड़ा अनर्थ हो जाता। सरोज जी बोली, क्यों मुझे भी जीते जी मारने पर तुली है तू। अगर तुझे कुछ हो जाता तो सुमन तो यही कहती कि आप तो घर में ही थी, आखिर क्या कर रही थी।
जब आपकी लाडली पोती आप ही तो जिद करके इससे इस संसार में लाई थी, फिर क्यों मर जाने दिया? दीपा चौंक कर बोली, क्या कहा माँ? सरोज बोली, हाँ बेटा, तेरी माँ तुझे जन्म देने के पक्ष में ही नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि 2 बेटियों के बाद फिर एक तीसरी भी बेटी हो। वो तो मैंने ही रोका था उसे, और तू यह सिला दे रही है हमें? दीपा एकदम चुप हो गई, फिर धीरे से सरोज के गले से लिपट गई और बोली, माँ, अब मैं कभी आपको दुखी नहीं दूंगी। फिर भी दोनों देर तक सिसकती रहीं, पर दीपा इसके बाद से सुमन से और दूर होती गई। कई बार गुस्से में कह देती, मैं तो अनचाही संतान हूँ ना, तो क्यों पायल दी और पलक दी से मेरी तुलना करती हैं? और अब तब सुमन को लगता कि शायद सरोजी ने ही दीपा को भड़काया है। हालांकि सरोजी ने सुमन से कहा था कि दीपा कितना गलत कदम उठाने जा रही थी, मुश्किल से उसे रोका है, अब उसे प्यार से संभालना होगा। फिर भी सुमन कहीं न कहीं अपनी सास को ही कसूरवार समझने लगी थी। बस में बैठे बैठे बीती बातें याद करते करते कब मेरठ आ गया सरोजी को पता ही नहीं चला। बस स्टैंड पर सुमन उन्हें लेने आ गई थी और बोली, अच्छा हुआ माँ जी आप आ गई। अब अगर आप ही दीपा को कुछ समझा सको तो ठीक है। घर पहुँचते ही दीपा उसी तरह लपक कर मिली। माँ आ गई आप, चलो मेरे कमरे में, वहीं सामान रखना। सरोजी बोली, वो सब तो ठीक है, पर अब तो थोड़ी देर मेरे पास बैठ और यह बता कि अचानक यह शादी का भूत क्यों सवार हुआ है तुझ पर? सरोजी खुद को रोक नहीं पाई थी। दीपा बोली, आपको तो खुशी होनी चाहिए कि इतने दिनों बाद घर में प्रोग्राम होगा। आपकी लाडली पोती की शादी है, वो हंसकर बता रही थी। सरोजी बोली, देख बेटा, तू खुद अपने भविष्य की सोच, आगे पढ़ेगी नहीं तो क्या करेगी? तेरी मम्मी पढ़ी लिखी है तो बैंक में बड़ी अफसर है, पापा और मम्मी दोनों की कमाई है, तभी तो तुम लोगों के इतने ऐसो आराम है, सब कुछ है। दीपा बोली, पर माँ आप चाहती हो कि मम्मी की तरह पढ़ लिख कर मैं भी आगे चलकर अपनी किसी अनचाही संतान का गला घोंट दूँ? नहीं, जो भी आएगा मैं उसे खूब प्यार दूँगी। शादी करके मैं मम्मी पापा का बोझ ही हल्का कर रही हूँ। अनचाही बेटी से उन्हें छुटकारा मिलेगा। सरोज हैरान रह गई थी। यह अनचाहा शब्द कितनी गहराई से इसके दिमाग में घुस गया है। सरोज समझ नहीं पा रही थी कि अपनी ये सहार के बारे में वे क्या कहें। बेमन से किचन में जाकर नौकरानी को कुछ बता रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। वो सोचने लगी, अब कौन आ गया? दरवाज़ा खुला तो देखा, यह तो संजू की पत्नी शालिनी है। 2 महीने पहले संजू एक्सीडेंट में इस दुनिया से चला गया था। वह सुमन के साथ बैंक में ही काम करता था। उन्होंने शालिनी को बिठाया और कहने लगी, तुम्हारे पति के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ बेटा। शालिनी रोते हुए बोली, मम्मी जी, मैडम नहीं है क्या? सरोज जी बोली, हाँ बेटा, अभी अभी ही निकली है बैंक के लिए। क्यों, कोई काम था क्या? शालिनी बोली, हाँ, उनसे बात करनी थी, इनकी जगह पर मुझे बैंक में नौकरी मिल जाए तो। सरोजी बोली, अरे तो क्या तुम नौकरी करोगी वहाँ, क्या क्लर्क वगैरह की? शालिनी बोली, नहीं मम्मी जी, मैं इतनी पढ़ी लिखी कहाँ, चपरासी की ही नौकरी मिल जाए तो बहुत है, कम से कम सरकारी नौकरी होगी, दोनों बच्चों को पाल पोस तो सकूँगी। वह फिर रोने लगी थी। सरोजी हैरान थी, भले घर की लड़की अब चपरासी बनेगी। कुछ देर बाद शालिनी लौट गई, पर सरोजी सोच में ही डूबी थी। उन्हें तो पता ही नहीं चला कि दीपा कब से पीछे खड़ी हुई सारी बातें सुन रही थी। उसके कुछ शब्द ही पड़े थे सरोजी के कानों में, माँ, मैं भी अब कॉलेज में एडमिशन लूँगी, आप मम्मी से कह देना। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी। राधे राधे।